नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा अपन करने वाले हैं। सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी की अपन बात करेंगे, क्योंकि अगर अपन एग्रीकल्चर साइंस की बात करते हैं, कृषि विज्ञान की बात करते हैं, तो उसमें एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान जो है अपना सबसे बड़ा विषय माना गया है और मुख्य या आधारभूत विषय माना गया है। तो इसकी शुरुआत करने के लिए इसकी में अपन जो है इसकी संकल्पना, इसके कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, इसकी परिभाषा की बात करेंगे, उसके बाद इसका विषय क्षेत्र क्या है और इसके क्या क्या सिद्धांत है, काफ़ी डिटेल से जो है आज क्लास के अंदर अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को अपन शुरू करते हैं। तो सस्य विज्ञान की जो अपन बात कर रहे हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं अपने को यह समझने की आवश्यकता है कि यह सस्य विज्ञान कहाँ से आया है, क्यों अपन सस्य विज्ञान की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो बेसिकली वैसे जो है सामान्य कृषि के अंदर या जनरल एग्रीकल्चर के अंदर अपन बात करते हैं, लेकिन उसी को थोड़ा अपन आगे या पीछे जाते हैं और देखते हैं कि जो सबसे पहला टर्म जो अपन बोल रहे हैं कृषि, क्या बोल रहे हैं? कृषि। कृषि जिसे अंग्रेजी में अपन बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो कृषि से जो है आगे चल के सस्य विज्ञान की बात हुई है, तो कृषि क्या है सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, एग्रीकल्चर जो शब्द है, ये जो आपका अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है, इसको हिंदी के अंदर अपन इस प्रकार से एग्रीकल्चर लिख सकते हैं। तो हिंदी के अंदर इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। और यह एग्रीकल्चर जो शब्द है, यह लैटिन भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी कि यह लैटिन भाषा का शब्द है और जो बना है अगर एंड कल्चरा, अगर और कल्चरा से बना है। अगर का अर्थ होता है सोइल और कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन, अर्थात यानी कि मृदा और खेती, अर्थात मृदा के ऊपर की जाने वाली खेती से तात्पर्य निकलता है एग्रीकल्चर का। लेकिन अगर अपन यही बात करें कि जो आपका हिंदी का शब्द जो कृषि है, यह अगर देखा जाए तो यह संस्कृत भाषा का शब्द है। देखो इसमें भी कितना वेरिएशन आ गया कि कृषि अगर आप बोल रहे हो तो वो संस्कृत भाषा का हुआ, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर बोल रहे हो तो वो लैटिन भाषा का हुआ। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। उसके बाद इसका जो बेसिकली मीनिंग निकल रहा है कि मृदा पर की जाने वाली खेती, यानी खेती जो अपन मृदा के ऊपर यानी भूमि के ऊपर जो अपन खेती कर रहे हैं, मृदा के ऊपर जो पौधे उगा रहे हैं या उसके ऊपर जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं संबंध मृदा से है, तो वह जो है एग्रीकल्चर के अंदर आता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। अब इस एग्रीकल्चर की अपन बात कर रहे हैं, इसमें वापस अलग अलग प्रकार की जो है एग्रीकल्चर की शाखाएं हैं। जो अपन जो है सामान्य कृषि के अंदर बात करते हैं, तो जो एग्रीकल्चर है वो जो है अपन कह रहे हैं कि कौन सी भाषा का शब्द हुआ, आपके लैटिन भाषा का शब्द हुआ। और अगर इसकी शाखाओं की बात करें, यानी कि इसकी ब्रांचेस की बात करें, तो उसमें जो मुख्य शाखाएं हैं वह आपकी 3 मानी गई है, मुख्य 3 मानी गई है। उसके अलावा और भी अन्य हैं, लेकिन मुख्य की बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली आती है आपकी एग्रोनॉमी एंड सेकंड वन आती है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एंड थर्ड वन आती है आपकी एनिमल हस्बेंड्री। तो सबसे पहले एग्रोनॉमी, जिसे हिंदी के अंदर अपन बोलते हैं सस्य विज्ञान, और हॉर्टिकल्चर जिसे हिंदी के अंदर बोलते हैं उद्यान विज्ञान, और एनिमल हस्बेंड्री जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन पशुपालन। तो ये 3 मुख्य शाखाएं मानी गई है। इसके अलावा अन्य भी हैं, लेकिन 3 मुख्य शाखाएं मानी गई है। और आज के जो अपने इस जो आज के लेक्चर का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका कौन सा है? एग्रोनॉमी, अर्थात सस्य विज्ञान रहने वाला है। तो इस सस्य विज्ञान की बात अपन आज करने वाले हैं। तो सस्य विज्ञान जिसे अपन अंग्रेजी में एग्रोनॉमी बोल रहे हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। तो किसी भी केस में अगर एग्रीकल्चर में बात करते हैं तो शब्दों की उत्पत्ति की बात सबसे पहले होती है। तो एग्रोनॉमी यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ये आपको ध्यान होना चाहिए पहली बात तो। और किन शब्दों से मिलकर बना है? यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस एंड नोमोस से मिलकर इसकी उत्पत्ति हुई है। एग्रोस का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? एग्रोस का मीनिंग होता है यहाँ पर फील्ड, और नोमोस का अर्थ होता है यहाँ पे टू मैनेज, अर्थात इसका हिंदी अर्थ अगर अपन निकालेंगे तो इसका हिंदी अर्थ जाएगा फील्ड यानी कि खेत, और टू मैनेज यानी कि प्रबंध करना, अर्थात सीधे सा अर्थ यहाँ पे निकलता है खेत का प्रबंध करना ही आपका क्या है? एग्रोनॉमी है या सस्य विज्ञान है। अब बात यहाँ पे उठती है कि भाई अपन खेत किसको बोल रहे हैं, खेत किसको बोल रहे हैं, यानी कि फील्ड किसको बोल रहे हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए।
तो सामान्यतया अगर अपन कृषि के अंदर बात कर रहे हैं और कृषि के अंदर जो खेत शब्द आता है वो बेसिकली आपका वह भूभाग, वह भूभाग जहां पर फसलें उगाई जाती हो, जहां पर फसलें उगाई जाती हो, यानी द एरिया इन विच वी ग्रोइंग द क्रॉप्स, यानी जहां फसल उगाते हैं वह भूभाग ही क्या कहलाता है, खेत कहलाता है। अब सीधी सी बात है कि जो फसल उगाते हैं, जिस स्थान पर फसल उगाते हैं उसको अपन बोलते हैं मृदा। क्या बोलते हैं? मृदा, सोइल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मृदा जो है उसके ऊपर ही पौधा अपनी वृद्धि कर सकता है, क्योंकि मृदा एक त्रिविमीय संरचना मानी गई जिसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई की बात होती है और पौधे के विकास के लिए उसका गहरा होना जरूरी होता है। जबकि अगर अपन पृथ्वी या भूमि शब्द लेते हैं तो उस केस में गहराई शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए जहां पर फसल या पौधे उगाए जाते हैं तो वह माध्यम जो होता है, फसल या पौधे उगाने का जो माध्यम या मीडियम जो होता है वो आपकी मृदा होती है। तो यानी कि मृदा के ऊपर जो अपन फसल उगा रहे हैं और पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के अंदर, तो वह क्या कहलाता है? खेत कहलाता है। तो खेत का सीधा सा तात्पर्य आपको यहां पे यही निकालना है कि यहां पे किसकी बात हो रही है? खेत यानी उसके अंदर अपन क्या उगाते हैं? फसल उगाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई फसल कौन कौन सी हो सकती है, तो फसलों का भी एक अलग प्रकार का वर्गीकरण है जो अपन आगे चल के क्लासों के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन छोटी सी बात यहां पे कर लेते हैं कि भाई फसल की अपन बात करते हैं, फसल की बात करते हैं इंग्लिश में जिसे अपन क्रॉप बोलते हैं, कि वह फसल क्या है। अगर सस्य विज्ञान के बिंदु पॉइंट से देखें तो फसल से तात्पर्य ये कि एक समान रंग रूप, आकार या उत्पादन वाली वे पौधे जो एक प्रकार की पैदावार देते वह फसल कहलाती है। अब फसल जो है अपन उगाने के आधार पर उसको 3 ऋतुओं के अंदर विभाजित करते हैं। कितने ऋतुओं के अंदर विभाजित करते हैं? 3 ऋतुओं के अंदर, 3 सीजन्स के अंदर या 3 ऋतुओं में अपन उगाते हैं। पूरे वर्ष को 3 ऋतुओं के अंदर बांटा गया है और फसलों के अनुसार वो जो 3 ऋतुएं हैं जिसको अपन उगाते हैं खेत के अंदर, उसमें सबसे पहली आती है आपकी खरीफ ऋतु। कौन सी ऋतु आती है? खरीफ ऋतु आती है। देन आपकी रबी और दोहन आती है आपकी जायद। यानी कि अपन इसको बोल सकते हैं खरीफ फसलें, रबी फसलें या फिर अपन बोल सकते हैं जायद फसलें। तो यानी कि पूरे वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों को 3 ऋतुओं के आधार पर, यानी खरीफ वाली फसलें, रबी वाली फसलें और जायद वाली फसलों में विभाजित किया गया है। और इतना का आपको ध्यान होगा कि खरीफ फसलें अर्थात जो वर्षा ऋतु के अंदर, यानी कि मानसून सीजन के समय जो उगाई जाती है, जुलाई के अंदर, जून जुलाई के अंदर जिनकी बुआई होती है वह खरीफ ऋतु के अंदर आती है। उसके बाद रबी अर्थात जो सर्दी के अंदर, सर्दियों के अंदर जो उगाते हैं अपन, अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर जो उगाते हैं वह आपकी रबी के अंदर आती है। और जायद यानी कि जिनको गर्मी के अंदर, समर सीजन के अंदर उगाई जाती है वह आपकी जायद के अंदर आती है, जो मार्च अप्रैल के अंदर उगाई जाती है। कुछ उदाहरण की बात करें, जैसे खरीफ के अंदर आपका मक्का हो गया और भारत में सर्वाधिक चावल जो है खरीफ ऋतु के अंदर उगाते हैं। इसके अलावा ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, सोयाबीन हो गई, आपका मूंगफली हो गया। रबी के अंदर बात करें तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया। जायद की बात करें तो जिसमें आपके मुख्यतया जो जायद मूंगफली भी उगाते हैं बहुत सारे लोग। इसके अलावा जायद के अंदर ग्वार भी उगाते हैं। तो बेसिकली ज्यादातर जो खरीफ की जो फसलें होती है उन्हीं को कई बार जहां पे पानी की समुचित व्यवस्था होती है वहां पे किसान जायद की फसल लेता है। लेकिन अगर अपने देश के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो फसल ली जाती है वो कौन सी फसल ली जाती है? खरीफ फसलें ली जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु से उसको पानी मिल जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर रबी फसलें ली जाती है और जायद फसलें अपने देश के अंदर बहुत कम ली जाती है। इसका विस्तृत जो अध्ययन है फसलों के बारे में अपन वो अगली क्लासों के अंदर करेंगे। लेकिन यहां जो अपन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सस्य विज्ञान की अपनी बात हो रही है। और सस्य विज्ञान के अंदर अपन देख रहे हैं कि सस्य विज्ञान जो है यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों एग्रोस और नोमोस से बना है, यानी कि खेत का प्रबंध करना। और खेत से यहां पे तात्पर्य निकल रहा है कि वहां उस स्थान को बोला है खेत जहां पे अपन फसल उगाते हैं। क्या उगाते हैं? फसल उगाते हैं। वो मृदा के ऊपर जो फसल उगाते हैं उसी को अपन खेत बोल रहे हैं। और एक चीज और है, खेत के अंदर जो है अपन किसी भी प्रकार से उसे इतनी सुरक्षा या इतना प्रोटेक्शन या इतनी कड़ी सुरक्षा उसकी नहीं की जाती है कि उसमें कोई भी जो है आसानी से प्रवेश नहीं कर पाए। क्योंकि जैसे अपन अगर कंपैरिजन करते हैं खेत का, अगर कंपैरिजन अगर अपन करते हैं किसे, बगीचे से या उद्यान से करते हैं, किसे करते हैं? बगीचे या उद्यान से करते हैं, तो उस केस में बगीचा और उद्यान बोलेंगे तो वो उद्यान विज्ञान में चला जाएगा, सस्य विज्ञान में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उद्यान और बगीचा शब्द आता है उस केस में उसको चारों तरफ से इस प्रकार से पैक किया जाता है कि उसमें किसी भी का भी प्रवेश जो है संभव नहीं हो सकता, किसी जानवर, जंगली जानवर का या और किसी का भी। यानी बहुत ज्यादा ध्यान वहां पे रखा जाता है उद्यान और बगीचे के अंदर। और इसके अंदर जो है अपन जो है मुख्यतया
फल हो गया, इसके बाद आपकी सब्जी हो गई, उसके बाद आपके फूल हो गए, या मसाले वाली फसलें हो गई, या औषधि फसलें हो गई, वह आपकी उद्यान विज्ञान में आएगी। बाकी जहां है जो खेत, क्योंकि अगर ये उगा रहे तो वो उद्यान या बगीचा कहलाएगा, लेकिन खेत अगर बोल रहे तो वहां पे वो शस्यीय फसलें आएगी जिन्हें अपन खरीफ रबी जायद फसलों के नाम से अपन जानते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। अब यहां पे बात अपन ने कर ली कि भाई एग्रोनॉमी का मीनिंग क्या निकल रहा है, वो अपन ने यहां पे डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये जो शब्दों की उत्पत्ति के संबंध में जो बात हो रही है, शब्दों की उत्पत्ति के संबंध में, इट मींस द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति के संबंध में जो अपन यहां पे बात कर रहे हैं, उसमें कुछ दो बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। वैसे अपन सामान्य कृषि के अंदर भी इन दोनों बिंदुओं की बात करते हैं। तो वो कौन से दो बिंदु है? अर्थात जिस शब्द का अंत जो है कल्चर या कल्चरा से होता है, जिस शब्द का अंत कल्चर या कल्चरा से होता है, उसकी जो उत्पत्ति होती है, उसका जो ओरिजिन होता है, वो लैटिन भाषा के शब्दों से होगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे यहां पे उदाहरण के तौर पे अपन बात करते हैं, तो कौन से ऐसे शब्द है जिनकी जो एंडिंग है या अंत जो है कल्चर या कल्चरा से हो रहा है? जैसे अपन बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर। कौन सा आ गया? एग्रीकल्चर। तो कल्चर आ रहा है तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। इसी प्रकार से आता है हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर में भी क्या आ रहा है? कल्चर आ रहा है, तो लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। तो पहला यह बिंदु आपको ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सेकंड वन पॉइंट की बात करें अपन यहां पे, तो यानी कि जिस शब्द का अंत जो है वह लोजी या नोमी से होता हो, तो उस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से होती है। यह आपको ध्यान रखना है। जिस शब्द का अंत लोजी या नोमी से होता है, तो इसके भी कुछ उदाहरण अपन यहां पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि इसके अंदर अपन उदाहरण देखते हैं, तो सबसे पहला उदाहरण आता है आपका एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी आ रहा है ना, नोमी आ रहा है, चाहे नोमी हो चाहे लोजी हो, ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति होगी। उसके बाद अगर अपन बात करें जैसे एंटोमोलॉजी, तो यहां पे लॉजी आ रहा है, तो यह भी ग्रीक भाषा का शब्द हुआ। इसी प्रकार से अपन बात करें पैथोलॉजी, तो लॉजी आ रहा है, यह भी कौन सी भाषा का शब्द हुआ? ग्रीक भाषा का शब्द हुआ। इसी प्रकार से आपका देन आता है निमेटोलॉजी, तो यानी यह भी कौन सी भाषा का हुआ? आपकी ग्रीक भाषा का शब्द हुआ है। इसके बाद अन्य शब्दों की बात करते हैं, तो इसमें आता है आपका, दैट इज द नंबर सेकंड वन, वो आता है आपका पोमोलॉजी। कौन सा आता है? पोमोलॉजी। और ये पोमोलॉजी जो है एक प्रकार का क्या है? अपवाद माना गया है। इस रूल का, इस नियम का अपवाद जो माना गया है वो पोमोलॉजी माना गया है, क्योंकि इसके अंत में लॉजी आ रहा है। लेकिन पोमोलॉजी जो है यह आपका लैटिन प्लस ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन प्लस ग्रीक का मिश्रण है। पोनम प्लस लोगस, पोनम जो है लैटिन है और लोगस जो है ग्रीक है। तो ये एकमात्र आपका अपवाद है इसके अंदर, इस रूल का, ये आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए। तो यहां पे जो अपन ने देखा है, सबसे पहले कृषि की बात की है, और कृषि के अंदर जो है उसकी मुख्य शाखाओं में एग्रोनॉमी की समझ में अपन ने समझा कि उसके शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, और शब्दों की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार के जो चीजें यहाँ पे लागू होती है उसके बारे में अपन ने बात की। उसके बाद कुछ शब्द लेते हैं जो कृषि के अंदर अपन बार बार सुनते हैं या बार बार आते हैं, उसके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए कि भाई उनकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। संबंध में प्रश्न अक्सर एग्जाम के अंदर बना रहता है। तो सबसे पहले बात, जैसा कि अपन कह रहे हैं कि हिंदी में अगर कृषि अगर अपन बोल रहे हैं तो वो कौन सी भाषा का होगा? वह संस्कृत भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र जो हिंदी में बोला जाता है, अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, तो अर्थशास्त्र जो शब्द बोल रहे हैं वह भी कौन सी भाषा का है? आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। यह भी आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करें कपास शब्द जो अपन हिंदी में बोलते हैं, तो यह भी कौन सी भाषा का है? यह भी आपके संस्कृत भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से सेकेरम, और आप जानते हो सेकेरम शब्द आता है गन्ना के लिए। गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या? सेकेरम ऑफिसिनेरम। तो जो सेकेरम शब्द आया, और वैसे सेकेरम का अर्थ होता है शर्करा, सुगर, मिठास, इसका अर्थ निकलता है। और जो सेकेरम शब्द है वह भी कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से अपन ऊसर, जो मर्दा आपकी खराब हो जाती है, यानी पीएच मान 7 से अधिक चला जाता है, जिसे अपन सफेद ऊसर या काली ऊसर जो शब्द बोलते हैं, तो वो जो ऊसर शब्द है यह भी कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसके बाद बात करते हैं पल्स।
पल्स यानी कि वो पल्स, वो आपकी वो दर नहीं है जो अपन मनुष्य के केस में लागू होती है। पल्स यानी कि यहाँ पे दालों की बात हो रही है। जो पल्स शब्द आया है यह लैटिन भाषा का शब्द है जो दलहनी फसलों के लिए बोला जाता है। देन मार्केट यानी जो बाजार के लिए जो अंग्रेजी शब्द काम में लेते हैं यह भी लैटिन भाषा का शब्द है। इसके बाद ऑर्थोप्टेरा, ये कीटों का एक गण है जिसके अंदर आपका फड़का आता है, फड़का यानी कि ग्रासहोपर आता है, टिड्डी आती है, आपका लोकस्ट आता है। तो यानी कि ऑर्थोप्टेरा कीटों का जो गण है, तो इसमें पटेरा जो शब्द आ रहा है ये भी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। और इवन मैं आपको कह दूं कि एंटोमोलॉजी के अंदर जितने भी गण है वह मोस्ट ऑफ जो है आपके ग्रीक भाषा से उनकी उत्पत्ति है। ऑर्थोप्टेरा हो गया, लेपिडोप्टेरा हो गया, कोलियोप्टेरा हो गया, हेमिप्टेरा हो गया, हाइमेनोप्टेरा हो गया, ये सारे ग्रीक भाषा के शब्द है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो अपन फसल की ऋतुओं की बात कर रहे थे या फसलों की बात कर रहे थे, जैसे अपन बोलते हैं खरीफ फसलें, तो खरीफ जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो यह अरबी भाषा का शब्द है। रबी की बात करते हैं तो रबी किस भाषा का शब्द है? रबी भी जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद जायद अगर अपन बोल रहे हैं तो यह भी कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद बोला जाता है मानसून, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून भी अरबी भाषा का शब्द है। और मानसून आप जानते हो एक प्रकार की पवनें होती है जिनकी वजह से वर्षा होती है। तो ये चारों जो वर्ड है काफी इंपॉर्टेंट है, खरीफ, रबी, जायद, मानसून, ये सारे अरबी भाषा के शब्द है। इसी प्रकार से सोशल, जिसे अपन हिंदी में सामाजिक कहते हैं, तो सोशल जो शब्द है वह लैटिन भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी यानी सामाजिक, एक प्रकार का सामाजिक जो है जीवन निर्वाह का अध्ययन इसके अंदर करते हैं, तो यह जो है आपका लैटिन प्लस ग्रीक है। तो लैटिन प्लस ग्रीक में अपन ने पीछे केवल पोमोलॉजी लिखा था, तो यहां पे एक अपवाद और लिख दिया आप, दैट इज द सोशियोलॉजी, क्योंकि इसमें भी लॉजी आ रहा है, लेकिन ये भी कौन सा है? लैटिन प्लस ग्रीक है। और पोमोलॉजी भी कौन सा है? लैटिन प्लस ग्रीक है। तो दो शब्द हो गए अपने एग्रीकल्चर के अंदर, आपका पोमोलॉजी और सोशियोलॉजी, दोनों ही अपवाद होते हैं लॉजी नियम के, क्योंकि उसमें लैटिन प्लस ग्रीक शब्दों से इसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद टिलेज, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे ये टिलेज का हिंदी होता है भू परिष्करण, यानी खेत के अंदर जो जुताई करते हैं अपन, क्यारियां तैयार करते हैं, फसलों की बुवाई करते हैं, ये सारी क्रियाएं टिलेज या भू परिष्करण कहलाती है। तो टिलेज जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये कौन सी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है? एंग्लो सैक्सन। ये प्रश्न एग्जाम में आता है, कौन सा है? एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन भाषा से टिलेज शब्द की उत्पत्ति हुई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्लाइमेट, क्लाइमेट जो है अपने जलवायु जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं उसके लिए आया है, और क्लाइमेट आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये कुछ शब्द हैं जो सामान्यतया जो ये परीक्षा के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं कि कौन से शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, और एग्रीकल्चर के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आना लाजमी है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अपन एग्रोनॉमी की बात कर रहे थे, उसके साथ कुछ शब्दों को भी अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब एग्रोनॉमी को ही अपन आगे बढ़ाते हैं, सस्य विज्ञान को ही आगे बढ़ाते हैं। तो सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, किस प्रकार से सस्य विज्ञान को अपन डिफाइन करेंगे? तो देखो पीछे सस्य विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में अपन ने देखा। तो सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, एग्रोस और नोमोस अर्थात फील्ड टू मैनेज, अर्थात खेत का प्रबंध। और खेत के प्रबंध में क्या निकल रहा था? खेत में क्या उगाते हैं अपन? फसल। क्या उगाते हैं? फसल उगाते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रॉप। तो यहीं पे आपके सस्य विज्ञान की परिभाषा हो गई, यहीं पे आपके सस्य विज्ञान की परिभाषा हो गई। क्या परिभाषा हो गई? कि कृषि विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की शाखा है, तो अपन ये बोलेंगे यहां पे कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, या फसल के उत्पादन की वहां पे बात होती है, फसलों को किस प्रकार से उगाया जाता है उसकी जो बात होती है, वही आपकी सस्य विज्ञान है। इस प्रकार से इसको अपन परिभाषित कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के अंदर इसको अगर परिभाषित करें, इट इज इन अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस डीलिंग विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, अर्थात फसल उत्पादन उत्पादन के सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं एवं खेत प्रबंधन से संबंध, अर्थात फसल उत्पादन के लिए जो सिद्धांत अपनाए जाते हैं, उनके लिए जो प्रैक्टिसेस, जो प्रक्रियाएं या क्रियाएं जो की जाती है फसल उत्पादन के लिए, और खेत को प्रबंध करने के जो तौर तरीके अपन अपनाते हैं, वही आपका क्या है? सस्य विज्ञान है। तो ऐसी कोई परिभाषा रटी रटाई आपके नहीं आएगी या ना आपको लिखनी है, आपको तो सिर्फ समझना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से कि आप कैसे उसका जवाब दे सकते हो। तो बेसिकली इसकी परिभाषा में आपका मेन शब्द क्या आएगा? फसल, यानी फसल का उत्पादन,
और शस्य विज्ञान जो है कौन सी विज्ञान की शाखा है, तो कृषि विज्ञान की शाखा है, एग्रीकल्चर की ब्रांच है, जैसा यहां पे भी लिखा हुआ और मैं भी आपको बता रहा हूं। तो आपको सस्य विज्ञान की आपकी ये एक परिभाषा हुई। अब इसमें अपन आगे देखते हैं और ज्यादा, अगर अपन इसमें जाएं और सस्य विज्ञान को अपन यहाँ पे इलोबरेट करें तो आ रहा है एग्रोनॉमी इज एन ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। यस, ये तो बात अपन कर ही रहे हैं कि कृषि विज्ञान की शाखा है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द क्रॉप्स, यानी फसलों का अध्ययन। इसके बाद सोइल, मैंने क्या कहा, फसल कहां उगाओगे, मृदा पर ही उगा सकते हैं। फसल की बात हो रही है, फसल का अध्ययन करना, मृदा का अध्ययन करना है, क्योंकि मृदा के ऊपर अपन फसल उगाते हैं। एंड द इन्वायरमेंट इन विच दे ग्रो, यानी कि सस्य विज्ञान के अंदर, सस्य विज्ञान के अंदर जो बात हो रही है, एक तो फसल की बात हो रही है, और फसल को अपन कहां उगाते, मृदा के ऊपर उगाते, और जहां पे मृदा के ऊपर जो अपन फसल उगा रहे वहां का वातावरण कैसा है, तो वातावरण का अध्ययन या पर्यावरण का अध्ययन। तो यानी कि 3 बिंदु हो रहे हैं यहां पे कि सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की, और ज्यादा अगर अपन सस्य विज्ञान को परिभाषित करना चाहे तो अपन कह सकते हैं कि सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन के लिए उस फसल का, मृदा का और वातावरण या जलवायु कारकों का जो अध्ययन है वही आपका सस्य विज्ञान कहलाएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट वन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन इसमें दे रखा है, इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड दैट कंबाइंस द प्रिंसिपल्स ऑफ द जेनेटिक्स, यानी कि सस्य विज्ञान केवल अकेला नहीं है, इसका संबंध कृषि की अन्य शाखाओं से भी है। और अन्य शाखाओं से यानी कि अन्य शाखाओं से संबंध की बात करें, अन्य शाखाओं से संबंध, और अन्य शाखाओं से संबंध की बात करें तो सबसे पहले आता है जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकी। आनुवांशिकी और आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन भी अपन बोलते हैं, इसको प्लांट ब्रीडिंग भी बोलते हैं। तो आनुवांशिकी से भी जो है सस्य विज्ञान का संबंध निकलता है। कैसे निकलता है, जैसे अपन देखते हैं कि कोई भी फसल है तो वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, उसकी बहुत सारी किस्में विकसित करते हैं, वेराइटीज डेवलप करते हैं। तो वेराइटीज डेवलप करने के लिए जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं, जो विधियां अपनाई जाती है, वह आनुवांशिकी और पादप प्रजनन के अंदर आती है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के अंदर आती है। तो उससे इसका संबंध है। इसके साथ साथ प्रिंसिपल्स ऑफ द एग्रोनॉमी, यानी कि सस्य विज्ञान के सिद्धांत, वो तो सस्य विज्ञान में है ही है। इसके साथ फिजियोलॉजी अर्थात पादप कार्यकी का अध्ययन भी इसके अंदर सम्मिलित होता है। पादप कार्यकी से भी रिलेटेड है कि भाई पौधा अल्टीमेटली किस प्रकार से विकसित हो रहा है। आप तो खेत में बीज डाल के आ जाते हो, लेकिन उसके बाद उस बीज के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से एक पूरा पौधा तैयार होता है। पूरा पौधा तैयार होने के बाद जो है वो आपको पैदावार देता है। तो उसमें कौन कौन सी कार्यकी एक्टिविटीज हो रही है, किस प्रकार से उसका अंकुरण हो रहा है, किस प्रकार से उसकी वृद्धि होती है, और किस प्रकार से उसमें प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, उसके बाद उसमें जो है जीर्णता वाली बात हो गई, ये सारी प्रोसेस उसमें कैसे हो रही है। तो उसका संबंध भी यहां कहें कि सस्य विज्ञान का संबंध पादप कार्यकी से भी होता है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी से भी होता है, क्योंकि वातावरण का प्रभाव जो है फसल पर किस प्रकार से पड़ रहा है उसका भी जो है अध्ययन इसके अंदर होता है। इसके अलावा प्लांट ब्रीडिंग की अपन ने बात कर ली। इसके बाद जो है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इन सारी चीजों का, ये जो कुछ शाखाएं जिनका बहुत ज्यादा रोल है एग्रोनॉमी के अंदर, उसमें आपका प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स आ गया, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी आ गया, पादप कार्यकी आ गया, पारिस्थितिकी आ गया। इसके अलावा भी और कुछ है जिनका संबंध जो है सस्य विज्ञान से होता है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट का संबंध जो है सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है, तो एग्रोनॉमी से अपन देखें तो कौन कौन से विषय सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला अपन बात कर रहे हैं, दैट इज द प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स अर्थात पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी। और इसका संबंध किस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि फसलों की किस्में विकसित करना, फसलों में सुधार करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है वह इसके अंदर आती है। देन द सेकंड वन आता है आपका मृदा विज्ञान अर्थात सोइल साइंस, क्योंकि अपन कहां पे खेती कर रहे हैं, अपन मृदा के ऊपर खेती कर रहे हैं। तो सोइल साइंस का अध्ययन भी जो है एग्रोनॉमी से ही जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपका पादप कार्यकी, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी का अध्ययन। जैसा मैंने आपको बताया, अंकुरण कैसे हो रहा है, श्वसन कैसे हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण, वो सारी बात इसके अंदर आएगी। इसके बाद आता है पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी की बात जो होती है वह भी इसके अंदर की जाती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद फिफ्थ वन यहां पे बात करें तो फिफ्थ वन जो आपका आएगा वो आएगा आपका कीट विज्ञान। कौन सा आएगा, कीट विज्ञान से भी इसका संबंध है।
एंटोमोलॉजी, यानी आप जानते हो फसलें उगाते हैं तो उसमें कीट भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो किस प्रकार से उसका प्रबंधन करेंगे, तो वो भी कहीं न कहीं जो है सस्य विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है आपका पादप रोग विज्ञान। कौन सा विज्ञान आता है? पादप रोग विज्ञान अर्थात प्लांट पैथोलॉजी, क्योंकि पौधों के अंदर, फसलों के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं और उनका अध्ययन करना जो है वो भी आपका इसी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अपन सूत्रकृमि विज्ञान यानी कि निमेटोलॉजी, क्योंकि सूत्रकृमि भी जो होते हैं वो फसलों के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, तो वो भी जो है आपका सस्य विज्ञान से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब अपन बात करते हैं फसल में कितनी लागत आ रही है, कितना अपने को आय हो रही है, तो एक शब्द आता है अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की जो बात की जाती है, कितनी लागत है, कितना बेनिफिट है, ये सारी जो अपन बात करते हैं अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। तो अपन कहें कि जो आपकी सस्य विज्ञान है उसका इन विषयों के साथ संबंध होता है, और तभी जाके इन सारी विषयों का अध्ययन करके ही जो है एक अपन अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन से विषय से इसका जो सीधा सीधा लिंक है किसका? एग्रोनॉमी का, वो अपन ने यहां पे देखा। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट वन आपके सामने आता है कि सस्य विज्ञान की पितामह किन्हें कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन ऑफ द कौन जो है हु इज द फादर ऑफ द एग्रोनॉमी, तो यहां पे आएंगे पीटर डिक्रेसेंजी जो है, जिन्हें सस्य विज्ञान का पितामह कहा गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट वन आता है आपके सामने कि सस्य विज्ञान के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। तो सस्य विज्ञान के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत आपके सामने दिया हुआ है, और इस सिद्धांत के अंदर क्या कहा हुआ है इसको समझिए कि संसाधनों का दक्षता पूर्वक उपयोग, यानी कि जितने भी संसाधन है उनका समुचित तरीके से प्रयोग करना। अब संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं? लैंड यानी कि आपकी भूमि, और भूमि से तात्पर्य आपका जो खेत है उसका, पहली बात तो खेत का प्रयोग करना। दूसरा लेबर, यानी कि आपके पास उपलब्ध जो मजदूर हैं उनका किस प्रकार से आप उपयोग कर रहे हो। उसके बाद कैपिटल, यानी कि आपके पास जो पैसा है उसका आप किस प्रकार से खेती के अंदर आप उपयोग कर रहे हो। और तीसरा आ रहा है प्राकृतिक संसाधन, चौथा प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं तो जिसमें वर्षा जल आ गया, या आपके तापमान आ गया, सूर्य की रोशनी आ गई, आर्द्रता आ गई, तो यानी कि इन सभी जो भी संसाधन हैं जो मनुष्य जनित है या प्राकृतिक है उनका समुचित प्रयोग करना, यही सस्य विज्ञान का पहला सिद्धांत कहता है। यानी इसमें यह कहा गया है कि आप अधिक से अधिक कैसे आप जो है भूमि का उपयोग कर सकते हो, अधिक से अधिक आप किस प्रकार से सही तरीके से खेती के अंदर अपने पैसों का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि ये सारा आपको देखना पड़ेगा वहां की परिस्थितियां कैसी है, और उन परिस्थितियों के अनुसार आप कौन सी फसल और कौन सी किस प्रकार से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीजों की ओर आपको सोचना पड़ेगा। कम भूमि के अंदर किस प्रकार से अधिक पैदावार ले सकते हैं उस ओर भी आपको सोचना पड़ेगा। आपके आस पड़ोस में जो लेबर उपलब्ध है या नहीं है तो उसका दूसरा तरीका कौन सा है, ये सारी चीजें आपको यहां पे सोचनी पड़ेगी। ये इसका सिद्धांत है। उसके बाद सेकंड वन पॉइंट आता है इसका खेत का सही प्रबंधन, यानी कि जो आपका खेत है जहां आप फसल उगा रहे हो उसका समुचित प्रबंधन आपको करना है। और समुचित प्रबंधन अपन कैसे कर सकते हैं? लैंड लेवलिंग अर्थात समतलीकरण, यानी कि हो सकता है आपका खेत जो हो उबड़ खाबड़ हो तो उसे समतल करना, यह इसका एक सिद्धांत है कि खेत को आपको समतल करना चाहिए, क्योंकि समतलीकरण करने से मृदा क्षरण जो होता है वह नहीं होगा, बाकी आपकी मृदा का क्षरण होगा। मृदा कट के जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी और बहुत ज्यादा नुकसान आपकी मृदा का होगा। इसके बाद आपको वहां पर ये ऐसा समतलीकरण करने से अपन सिंचाई की प्रैक्टिस भी आसानी से अपना सकते हैं, सही तरीके से पानी उस फसल को अपन दे सकते हैं, जल निकास की क्रिया को अपन अपना सकते हैं। तो यानी कि मृदा का या खेत का आपको समुचित प्रबंधन करना भी आपका सस्य विज्ञान का एक सिद्धांत है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं समुचित फसल पद्धति हेतु कार्य योजना बनाना। फसल पद्धति, कौन सी फसल आप लेने वाले हो, यह भी एक सस्य विज्ञान का सिद्धांत है। अब ऐसा नहीं है भाई एक क्षेत्र में जो फसल ली जा रही है वह दूसरे क्षेत्र में भी वही फसल ली जाएगी, क्योंकि भारत की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर विविधताओं से भरा हुआ अपना देश है और हर क्षेत्र विशेष के अंदर अलग अलग प्रकार की फसलें ली जाती है। तो यह जो निर्भर करता है यह आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की फसल आपको लेनी है। तो यह निर्भर करेगा वहां की जलवायु दशाओं पर, जलवायु दशाओं पर निर्भर करेगा कि वहां की जलवायु कैसी है, उसके आधार पर आपको फसलों का निर्धारण करना है। आपको वहां पे देखना है कि आप वहां पर एकल फसल लो, यानी कि आप वहां पे मोनोक्रॉपिंग करें यानी एक ही फसल लें, यह आपको वहां पे देखना है,
या आप वहां पे मिश्रित फसल लो, यानी दो या दो से अधिक फसलों को आपस में मिलाकर बो, यानी कि मिक्स्ड क्रॉपिंग करो, या आपको वहां पे देखना पड़ेगा, या आप वहां पे अंतरा सेशन करो, यानी दो या दो से अधिक फसलों को आप कतारों में लगाओ, इट मींस द इंटरक्रॉपिंग करो। तो ये एक प्रकार के आप किस प्रकार की फसल पद्धति वहां पे अपनाओगे, ये डिपेंड करता है वहां की जलवायु दशाओं पर, और वहां की जो मृदा जो है वह कैसी है उस पर यह निर्भर करता है। तो आप कार्य योजना अपने क्षेत्र विशेष के अनुसार बनाए, यह भी जो है सस्य विज्ञान का सिद्धांत है। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन आता है क्षेत्र अनुसार फसल एवं किस्म का चयन। देखो आपने फसल तो चयन कर ली, सपोज करो आपने फसल सोच ली भाई मेरे को ये फसल उगानी, लेकिन वहां पे देखना पड़ेगा आपको उसकी कौन सी किस्म को उगाना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके उस क्षेत्र में जो आपने फसल चयनित की है उस फसल के अंदर किसी नासिक कीट या रोग का प्रकोप अधिक होता है, तो आपको उसकी प्रतिरोधी किस्म उगानी पड़ेगी। हो सकता है आपके क्षेत्र में पानी की कमी है तो वहां पे आपको सूखा रोधी फसल वहां पे उगानी पड़ेगी। तो उस पर्टिकुलर स्थान की विशेषता के आधार पर जो है आपको वहां पे, या अपन कहेंगे सस्य जलवायु खंड, सस्य जलवायु खंड के अनुसार जो अनुशंसित जो किस्में हैं या अनुशंसित जो फसलें हैं वो आपको लेनी चाहिए, यह भी आपके सस्य विज्ञान का सिद्धांत है। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है समय पर खाद एवं उर्वरक का प्रयोग। यह भी एक सस्य विज्ञान का सिद्धांत है कि आपको कब फसल के अंदर खाद का प्रयोग करना है, कब आपको उर्वरक का प्रयोग करना है और किस प्रकार के पोषक तत्वों का आपको प्रयोग करना है, क्योंकि मुख्यतया फसल उगाने के लिए एनपीके की बात होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की बात होती है, क्योंकि पौधे के विकास के लिए तो वैसे तो 17 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए होते, लेकिन जो मुख्यतया जो दिए जाते वो प्राथमिक पोषक तत्व और सर्वाधिक मात्रा में एनपीके दिया जाता है। तो इसको किस प्रकार से अपन संतुलित करके उपयोग करें, यह भी आपके सस्य विज्ञान का सिद्धांत है जो आपको ध्यान होना चाहिए, जिसमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अर्थात समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन को ध्यान में रखना है। देखो समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का सीधा सा अर्थ है कि आपको पोषक तत्व देने के दो स्रोत है आपके पास, पहला स्रोत क्या है खाद है और दूसरा स्रोत क्या है उर्वरक है। तो खाद यानी कि जो कार्बनिक होता है जीव जंतु या पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, और उर्वरक जो फैक्ट्रियों के अंदर तैयार होता है रासायनिक प्रकृति का होता है। तो इन दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन करें, यही नहीं है कि भाई एक ही चीज को आप यूज करें, खाद को यूज करें तो केवल खाद ही करें उर्वरक नहीं करे, या उर्वरक यूज कर रहे हो तो खाद को नहीं करे। तो समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का अर्थ है इन दोनों का मिला जुला इस प्रकार से संतुलित प्रयोग करें कि जिसकी वजह से आपकी फसल की पैदावार अधिक से अधिक आपको प्राप्त हो सके। यह भी आपके सस्य विज्ञान का एक सिद्धांत है। उसके बाद बात करते हैं सिंचाई का प्रबंधन, कब आपको पानी देना है यह भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर फसल में जो है समान मात्रा में पानी नहीं दिया जा सकता, यानी यहां पे आपको देखना पड़ेगा उस फसल की जलमांग कितनी है अर्थात उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। उसके बाद आपको सिंचाई का निर्धारण करना है, अर्थात आपको वहां पे इरिगेशन शेड्यूलिंग करनी है कि पानी कब दोगे, कितना दोगे और कैसे दोगे, यह सारा निर्धारण करना भी सस्य विज्ञान का एक सिद्धांत है। यह भी आपके लिए जरूरी है। फसल उत्पादन अगर आप ले रहे हो तो सिंचाई के बारे में भी आपको वहां पे सोचना पड़ेगा, और यह भी निर्भर करता है स्थान विशेष की परिस्थितियों पे निर्भर करता है, यह भी आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं समय पर पादप सुरक्षा। समय पर ऐसा नहीं भाई फसल में जो है कीट और रोग ने नुकसान पहुंचा लिया उसके बाद आप सुरक्षा की बात करते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको समय पर आपको जो पर्टिकुलर फसल ले रहे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस फसल के अंदर कौन सा कीट लग रहा है, कौन सा रोग लग रहा है, कौन सा सूत्रकृमि लग रहा है, वो कब नुकसान पहुंचाता है, उनकी कौन सी अवस्था नुकसान पहुंचाती है, कौन सा रोग कारक है, उनके निदान के लिए कौन सी जो है पीड़कनाशी है, ये सारा विचार आपको करना पड़ेगा। तो यानी कि पादप सुरक्षा में जो चीज आती है सबसे पहली बात तो खरपतवार आप जानते हो अनावश्यक पौधे जो उगाए नहीं जाते लेकिन खेत में आ जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान होते और अपनी फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते, उसको जो है पोषक तत्व नहीं लेने देते हैं, या जो आपके सूर्य की रोशनी नहीं लेने देते हैं, ये पानी नहीं लेने देते, खुद ले लेते हैं, तो प्रतिस्पर्धा करके फसल की पैदावार को कम करते हैं। तो समय पर आपको खरपतवार जो है खेत से हटाने, वो ज्यादातर फसलों के केस में शुरुआत के जो दिन होते हैं यानी कि शुरू के जो आपके 20-25 दिन होते हैं वो बहुत ज्यादा
क्रांतिक माने जाते हैं किसी भी फसल के अंदर, उस समय आपके खेत के अंदर खरपतवार नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपके खेत के अंदर नासी कीट जो नुकसान पहुंचाते हैं, इंसेक्ट पेस्ट का जो प्रकोप आपके खेत के अंदर होता है उस फसल के अंदर, उनका भी निदान आपको समय पे करना जरूरी है, वरना आपकी फसल की पैदावार कम हो सकती है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के जो रोग आपकी फसलों के अंदर होते हैं, डिजीजेस जो होती है, वो भी फसल की पैदावार को कम करती है, उनका भी समय पे निदान करना जरूरी है। उसके बाद सूत्रकृमियों का प्रकोप भी आपको फसलों के अंदर देखने को मिलेगा, उसका भी समय पे आपको जो है निदान करना जरूरी है। इसके अलावा इनके अलावा भी और बहुत सारी चीजें, जैसे आपने सुना होगा कि फसलों को नीलगाय भी नुकसान पहुंचाती, सुअर भी नुकसान पहुंचाते, तो जो आपके ये नीलगाय और सुअर ये जो है इनका भी आपको समय पर प्रबंध करना जरूरी है, नहीं तो आपकी फसल की पैदावार कम होगी। तो समय पर पादप सुरक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यह भी आपके सस्य विज्ञान का सिद्धांत है। उसके बाद करें सही प्रबंधन क्रियाओं को अपनाना, सही रूप से प्रबंधन करना, सही तरीके तौर तरीके अपनाना फसल उत्पादन के लिए, यह भी आपके सस्य विज्ञान का सिद्धांत है। यानी अडॉप्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग द इंटरकल्चरल ऑपरेशन, यानी अंतरा सस्यन क्रियाएं भी आपको करनी चाहिए। अंतरा सस्यन से तात्पर्य आपने फसल उगा दी, उसके बाद उस फसल के साथ खरपतवार भी उग रहा है, तो उस खरपतवार को हटाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। और कुछ फसलें ऐसी है, जैसे पहली बात अंतरा सेशन में आपके कौन कौन सी आएगी, पहली बात तो आप खरपतवार को वहां से हटाओगे, यह आपका अंतरा सेशन का पार्ट है। उसके बाद कुछ कुछ फसलों में आपको मिट्टी चढ़ानी पड़ती है, अर्थिंग अप करनी पड़ती है, जैसे मूंगफली हो गया, आलू हो गया, उसमें मिट्टी चढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो यह भी आपका जो एक प्रकार का क्या है, इंटरकल्चर ऑपरेशन हुआ। इसके बाद ब्लाइंड होइंग करते गन्ने के अंदर अंधी गुड़ाई, वह भी आपका एक प्रकार का इंटरकल्चर ऑपरेशन हुआ। तो यहां पे आपको मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी, एक तो वे संसाधन जिनमें पैसा लगता है और वे संसाधन जिसमें पैसा नहीं लगता है, तो इनका दोनों का आपको समुचित प्रयोग करना है। यानी आपको देखना है फसल आप ले रहे हो उसमें कोई ऐसी चीजें जो बिना पैसे से हो सक रही हो, जो आप खुद करके कर सकते हो, तो उसमें आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। यह प्रबंधन भी आपको वहां पे करना पड़ेगा। अब जैसे मैं छोटी सी बात करूं कि बिना पैसे वाली चीज कौन सी हुई, जैसे आप सोच रहे हो भाई मेरे को फसल तो लेनी है, उदाहरण के तौर पे मैं यहां पे बात कर लेता हूं सरसों की। किसकी बात कर लेता हूं, सरसों की, मस्टर्ड की यहां पे बात कर लेता हूं। आप फसल सरसों की लेना चाहते हो, रबी ऋतु में इसको लगाते हैं, लेकिन आपको पता है सरसों की बुआई जितनी लेट करते हैं उतना ज्यादा उस फसल के अंदर मोइले का प्रकोप होता है। तो आपको ध्यान है, तो आप क्या करो, सरसों की अगेती बुआई कर दे, अर्ली सोइंग कर दे, आपकी फसल के अंदर मोइले का प्रकोप नहीं होगा। तो इसमें कोई पैसा लगा क्या, नहीं लगा, केवल आपको क्या करना पड़ा, वो एक्टिविटीज या वो कार्य जो है आप बुआई का वो पहले कर दिया है। तो ये एक प्रकार का बिना पैसे लगने वाला एक प्रबंधन किया है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जिसमें पैसा लग रहा है जिसमें नहीं लग रहा है, उन दोनों चीजों का इस प्रकार से संतुलित करें कि आप अधिक से अधिक पैदावार ले सके। यह भी आपके सस्य विज्ञान का सिद्धांत है। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, समय पर फसल की कटाई करना, हार्वेस्टिंग समय पर होनी चाहिए। भाई फसल परिपक्व हो चुकी है, उसके बाद लंबे समय तक उसको खेत में नहीं रहने दे, क्योंकि वह सूख जाएगी, उसके बाद उसकी फलियां या दाने जो है झड़ जाएंगे और खेत के अंदर बिखर जाएंगे। तो समय पर कटाई करना भी जरूरी है। और आप जानते हो समय पर कटाई नहीं करते तो कई बार बेमौसम बारिश होती है, उसकी वजह से भी फसल के दाने खराब हो जाते हैं। तो यह भी आपको वहां पे बचाना है, यह भी आपके सस्य विज्ञान का सिद्धांत है। उसके बाद कटाई पश्चात प्रबंधन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, आपने फसल की कटाई कर दी, उसके बाद आपको क्या करना है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने भारत के अंदर कटाई के पश्चात नुकसान जो होता है उस अनाज का बहुत ज्यादा हो रहा है, यह आपको ध्यान होना चाहिए। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो किसान जो है समय पर या तो थ्रेसिंग नहीं करता है और ढेर के ढेर पड़े रहते हैं, तो उसकी वजह से बेमौसम बारिश आती है, वो अनाज जो है गीला हो जाता है और फिर वो थ्रेसिंग करेंगे तो भी उसकी पैदावार आपको मिलने वाली नहीं है। थ्रेसिंग कर ली, दाना निकाल दिया, उसके बाद उसका जो किसान जो भंडारण करता है, भंडारण यानी कि स्टोरेज जो करता है, वह सही तरीकों से नहीं करता है। तो कई बार अपन देखते हैं भंडारण में बहुत ज्यादा नुकसान अपने को देखने को मिलता है, उसमें बहुत भंडारण में नुकसान पहुंचाने वाले नासिक कीट उसमें नुकसान पहुंचा देते हैं, क्योंकि सही मात्रा में वहां पे जो नमी होनी चाहिए दाने के अंदर, कहते हैं 10 से 12% नमी पर भंडारित करना चाहिए, तो कई बार अधिक नमी पर भंडारित कर देते हैं। और कई बार जो है उसमें लगने वाले कीटों का नियंत्रण नहीं करते, उसकी वजह से वह इतने फैल जाते हैं कि वह भंडारित अनाज को खराब कर जाते हैं। तो आपने कटाई कर ली, यही आपका मकसद नहीं है। आपको कटाई करने के बाद उसकी कटाई के बाद के प्रबंधन के बारे में भी सोचोगे, तभी जाके आपकी जो है फसल उत्पादन से आमदनी बढ़ सकती है।
बाकी केवल उत्पादन ले लेने से उसकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। जब तक वो मार्केट के अंदर या बाजार के अंदर चीज नहीं जाती है तब तक उसका प्रबंधन करना एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है और ये एक सस्य विज्ञान का आपका सिद्धांत है। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, नवाचार एवं तकनीकों का प्रयोग करना, यानी कि समय के साथ जो है नई नई तकनीकें और नए नए चीजें जो है कृषि के अंदर आ रही है, फसलों उत्पादन के अंदर आ रही है, उनको अपनाना चाहिए। यह भी सस्य विज्ञान का सिद्धांत है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आजकल आप सुन रहे होंगे नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग, नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग जो है कृषि के अंदर होने लग गया है। और आपने सुना होगा केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन का उपयोग करवाया जा रहा है। किसके लिए? उर्वरकों के छिड़काव के लिए, इसके अलावा शाकनाशियों के छिड़काव के लिए, यानी जो छिड़काव की प्रक्रिया जो किसान अपना रहा है उसके लिए ड्रोन जो है गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। तो ड्रोन क्या है? एक प्रकार की नई तकनीक है और उसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर आपको पता हो तो अपने देश के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी से यूरिया जो है, नैनो यूरिया जो है आपको पता हो तो नैनो यूरिया अपने देश के अंदर मिल रहा है। तो उसको ड्रोन के द्वारा छिड़काव का प्रदर्शन जो है केंद्र सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। तो नैनो यूरिया का प्रयोग भी एक प्रकार की क्या है? नई तकनीक है, नई जात है, नवाचार है। तो इसका प्रयोग भी जो है एग्रीकल्चर के अंदर या फसल उत्पादन में होना चाहिए, यह आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद मृदा का प्रबंधन, क्योंकि आप अल्टीमेटली फसल कहां ले रहे हो? आप फसल कहां ले रहे हो? मृदा के ऊपर ले रहे हो। और अगर उस मृदा का स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ जो है अच्छी अगर नहीं रहेगी तो आपकी फसल की पैदावार नहीं हो सकती। आपको मृदा का ध्यान रखना जरूरी है। और मृदा का स्वास्थ्य कब खराब हो सकता है? जब मृदा के अंदर उपस्थित पोषक तत्वों के अंदर इंबैलेंस होता है। क्योंकि अभी वर्तमान कृषि के अंदर क्या हो रहा है, आधुनिक खेती के अंदर क्या हो रहा है, किसान क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। उस वजह से उस मृदा का स्वास्थ्य कहीं न कहीं बिगड़ रहा है। मृदा जो है आपकी बंजर बनती जा रही है, या तो अम्लीय हो रही है या क्षारीय हो रही है। तो आपको कहीं न कहीं समन्वित पोषक तत्व अपनाना पड़ेगा। आपको जो है वहां पे जो खादों का भी प्रयोग जो है उसको भी आपको बढ़ावा देना पड़ेगा। तो यानी कि मृदा का प्रबंधन करना, मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखना, यह भी आपके सस्य विज्ञान का सिद्धांत है जो आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए। उसमें पोषक तत्व बने रहे, मृदा के अंदर जीवांश पदार्थ रहे, मृदा का पीएच मान सही रहे, उदासीन के आसपास रहे, और मृदा में सूक्ष्म जीव भी हो। क्योंकि अगर आप लगातार आप जो है उर्वरकों का प्रयोग करोगे तो मृदा में से सूक्ष्म जीव खत्म हो जाएंगे। मृदा में सूक्ष्म जीवों को होना भी जरूरी है, क्योंकि वो मृदा में कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन करते हैं। तो उसी से जो है मृदा का स्वास्थ्य भी जो है अच्छा रहेगा। और मृदा प्रबंधन का सिद्धांत भी जो है सस्य विज्ञान का सिद्धांत है। उसके बाद आता है टिकाऊ कृषि, काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आधुनिक युग के अंदर जो है किसानों ने उत्पादन तो बढ़ा दिया है, लेकिन उस उत्पादन के अंदर टिकाऊपन, उत्पादन में टिकाऊपन जो है वो वर्तमान कृषि में नहीं रहा है। और टिकाऊ कृषि का दूसरा नाम है सतत कृषि, भी अपन इसको हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतत कृषि भी बोलते हैं। अब टिकाऊपन का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी में अपन इसको बोल सकते हैं स्टेबिलिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप, यानी फसल के उत्पादन में स्थिरता। उत्पादन में अपन और क्या बोल सकते हैं? स्थिरता। जैसे कहने का अर्थ यह हुआ कि वर्तमान में जो किसान खेती कर रहा है उसमें रसायनों का प्रयोग अंधाधुंध तरीके से कर रहा है। उसकी वजह से आपने देखा होगा जिस वर्ष जो है उसने उर्वरकों का प्रयोग किया उस वर्ष उसको पैदावार अच्छी मिलेगी, लेकिन समय के साथ जैसा अपन पिछली स्लाइड में भी देखे कि मृदा का स्वास्थ्य अगर बिगड़ेगा तो वो भूमि जो है आपकी बंजर होती जाएगी और पैदावार गिर जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो आप अधिक जो है रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे आपको पैदावार मिल रही है उस सीजन में। लेकिन जिस सीजन में आप अगर उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हो तो पैदावार वापस कम भी हो सकती है। तो यानी उत्पादन के अंदर ये अस्थिरता आपको देखने को नहीं मिल सकती, टिकाऊपन आपको नहीं मिल सकता है। तो टिकाऊ कृषि करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपनाना भी जो है सस्य विज्ञान का सिद्धांत है। और ये कब हो सकता है, टिकाऊपन कब आ सकता है? जब अपन क्या अपनाएं? जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग जब अपन करेंगे, यानी जीवांश पदार्थों का जो प्रयोग अपन अगर खेती के अंदर करेंगे, तभी जो है अपनी उपज के अंदर, फसल की उपज के अंदर टिकाऊपन आया अपने को देखने को मिल सकता है। उसी को टिकाऊ या सतत कृषि कहते हैं। उससे क्या होगा? मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जो आपको ध्यान होना चाहिए। यह भी आपके जो है एग्रोनॉमी का या सस्य विज्ञान का एक सिद्धांत है। उसके बाद ये हो गई सिद्धांतों की बात। उसके बाद देखते हैं कि सस्य विज्ञान का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कहां इसकी महत्वता है सस्य विज्ञान की। तो सबसे पहले वाइटल फॉर द एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, यानी कृषि एवं अनाज उत्पादन। यानी कि अगर सस्य विज्ञान के अंदर सस्य फसलों की बात होती है, और सस्य फसलें मुख्यतः अनाज का स्रोत है। आप जानते हो कि अनाज अपने को कहां से मिल रहा है? सस्य फसलों से ही तो मिल रहा है।
आपको पता हो तो भारत की मुख्य खाद्य फसल जो मानी गई है वह चावल मानी गई है। अपने भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली अनाज वाली फसल चावल है। और जबकि विश्व की बात करते हैं तो विश्व की मुख्य खाद्य फसल जो है गेहूं मानी गई है। तो ये मुख्य अनाज वाली फसलें और ये सस्य विज्ञान के अंदर आती है। तो फसल उत्पादन जो है कहीं न कहीं आपके अनाज उत्पादन जो है वो मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां पे इसकी महत्वता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग, यानी सस्य विज्ञान जो है इसके सिद्धांत भी कह रहे हैं क्या करना है आपको, सतत कृषि, सतत कृषि, सतत कृषि या टिकाऊ कृषि, सतत कृषि टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, क्योंकि इसके सिद्धांत भी कह रहे हैं। तो सस्य विज्ञान का कहीं कहीं यहां पे भी महत्व है कि यह टिकाऊ कृषि या सतत कृषि को बढ़ावा देने का काम करती है। इसके बाद यह इंटीग्रेटेड फार्मिंग अर्थात समन्वित कृषि को भी बढ़ावा देने का काम करती है। यानी कि सस्य विज्ञान के अंदर यह भी कहा गया है कि आप सिर्फ फसलें ही नहीं उगाएं, आप फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों को भी ले, आप पशुपालन को भी अपनाएं, आप मधुमक्खियों का भी पालन करें, वहां पे भी जो है इसकी महत्वता है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द न्यू क्रॉप वेराइटीज, यानी नई किस्मों का विकास, नई किस्मों का विकास, यानी कि नई किस्मों के विकास में भी जो है सस्य विज्ञान का महत्व है। क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार हो सकता है किसी फसल के अंदर को कीट रोग किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अधिक लगता हो तो उसे प्रतिरोधी किस्मों को आने की जरूरत होती है या विकसित करने की जरूरत होती है, या जिसको जहां पे पानी कम है तो वहां पे सूखा प्रतिरोधी किस्में विकसित करने की जरूरत होती है। तो नई किस्में विकसित करने के अंदर भी जो है कहीं न कहीं सस्य विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो है मांग के अनुसार ये चीजें तैयार की जाती है, तो वहां पे भी इसका महत्व है। सोइल हेल्थ, मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना, ये तो आपने उसके सिद्धांत में भी पढ़ा है सस्य विज्ञान के कि मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखना भी जो है सस्य विज्ञान का सिद्धांत है। तो वहां पे भी इसका महत्व है। मृदा स्वास्थ्य कैसे बना रह सकता है, जब अपन वहां पे जैविक खेती करें या समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की प्रक्रियाएं अपनाएंगे तभी जो है मृदा का स्वास्थ्य बना रहेगा। तो इसमें सबसे बड़ी महत्वता किसके लिए है, वह है आपके फूड ग्रेन के लिए, अनाज उत्पादन के लिए जो है सस्य विज्ञान की सबसे अधिक महत्वता है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आता है सस्य विज्ञान का कार्य क्षेत्र, यानी कि एक प्रकार से कहे कि सस्य विज्ञान का जो है उपयोग जो हो रहा है वह कहां हो रहा है, या सस्य विज्ञान को कहां कहां यूज किया जा सकता है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है। तो सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ द करेक्ट सीजन, यानी कि फसलों को कौन सी ऋतुओं में उगाना है, यानी ऋतु का निर्धारण, ऋतु का निर्धारण किसके लिए, फसल के लिए, किसके लिए, फसल के लिए, कि भाई कौन सी फसल खरीफ में उगेगी, कौन सी रबी में उगेगी, कौन सी जायद में उगेगी। तो इसका निर्धारण करने में कहीं न कहीं सस्य विज्ञान का एक प्रकार से उसमें आपका सस्य विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सस्य विज्ञान से अपने को ध्यान पड़ता है कि कौन सी फसल को कौन सी ऋतु के अंदर उगाना है। तो इधर जो है इसका उपयोग हो रहा है सस्य विज्ञान का। इसके बाद एप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि सस्य विज्ञान की वजह से या सस्य विज्ञान की वजह से जो है कृषि के लिए, खेती के लिए जो समुचित या सही जो विद्या है, सही जो विद्या है उनको विकसित करना, यानी किसी फसल के लिए कोई नई तकनीक अगर विकसित की जाती है तो वो भी एक इस प्रकार का इसका स्कोप है, भाई किसी फसल के लिए नई तकनीक इजाद की जा सके, बनाई जा सके, तो यहां पे भी इसकी संभावना रहती है। अवेलेबिलिटी एंड द एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि रासायनिक उर्वरकों की कितनी मात्रा, रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग किया जा रहा है, या कहें कि सस्य विज्ञान की वजह से ही जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, और अपने देश में तो यही हो रहा है क्योंकि सस्य फसलों के अंदर ही जो है अपन उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। और अपने देश में सबसे ज्यादा जो उर्वरक उपयोग में आता है खेती के अंदर वो यूरिया है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो सस्य विज्ञान की वजह से ही जो है उर्वरक इंडस्ट्री जो है या उर्वरक उद्योग जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है। तो सस्य विज्ञान का कार्य क्षेत्र से तात्पर्य हुआ कि सस्य विज्ञान की वजह से किस किस चीज को बढ़ावा मिल रहा है और कहां कहां इसका उपयोग हो रहा है। तो एक तो फसलों के ऋतुओं के जो है निर्धारण में, सही तकनीकों या नई तकनीकों के विकास के अंदर, या रासायनिक उर्वरकों का जो उत्पादन हो रहा है उनकी उपलब्धता कितनी है, वहां पे जो है सस्य विज्ञान इसको बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद बात करते हैं वाटर प्रबंधन या जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट। तो जल का समुचित प्रयोग, यानी पानी को खेत में कब प्रयोग करना है, तो यह भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सस्य फसलें ले रहे हो कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो वहां पर भी जो है आपके सस्य विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा वीड मैनेजमेंट अर्थात खरपतवार प्रबंधन, और खरपतवार प्रबंधन अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आजकल रासायनिक खरपतवार प्रबंधन किया जा रहा है, और उसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है, शाकनाशियों का प्रयोग किया जा रहा है।
हर्बिसाइड का प्रयोग किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं हर्बिसाइड इंडस्ट्री है, जो शाकनाशी जो बना रहे, वो क्यों बना रहे? वो इसलिए बना रहे कि फसलों में खरपतवार नष्ट करने। तो अगर फसल है तो खरपतवार है, तो अगर फसल ही नहीं है, खरपतवार ही नहीं है, यानी शस्य विज्ञान के अंदर अगर अपन फसलों की बात करते हैं तो उस फसल उत्पादन के लिए उन खरपतवार को हटाना जरूरी है, और खरपतवार को हटाने के लिए शाकनाशी की ओर जाना पड़ेगा। तो हर्बिसाइड जो इंडस्ट्री है वो भी सस्य विज्ञान की वजह से उसको बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा इंटेंसिव फार्मिंग अर्थात सघन कृषि, यानी खेत को खाली नहीं रखने की जो परिकल्पना अपन कहते हैं, अधिक आमदनी की अगर किसान की बात करते तो कहते हैं कि खेत को लंबे समय तक खाली नहीं छोड़े, तो वहां भी कहीं न कहीं जो है सस्य फसलों को भी जो है आपको उसके फसल चक्र के अंदर सम्मिलित करने की जरूरत होती है। तो वहां भी जो है आपके सस्य विज्ञान का स्कोप है, कार्य क्षेत्र है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी। जैसे अगर अभी अपन बात कर रहे थे ड्रोन का प्रयोग जो है एग्रीकल्चर के अंदर हो रहा है, तो कहीं न कहीं सस्य विज्ञान के अंदर जो है या सस्य फसलों के अंदर बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर ये उगाई जाती है, और कोई तकनीक जो अगर नई है और उसमें लेबर का प्रयोग कम हो रहा है या किसान की जो लागत है वो कम आ रही है, तो वहां पे नई तकनीक खोजने का एक प्रकार से अपन कहे कि ये भी एक इसका कार्य क्षेत्र है कि भाई आप नई तकनीक खोज लो, तो उस वजह से किसान की आमदनी को बढ़ाया जा सके। तो ये ड्रोन का प्रयोग करना, ये भी जो है इसका कार्य क्षेत्र है। इफिशिएंट यूज ऑफ द फार्म इंप्लीमेंट, यानी कि कृषि उपकरणों का सही प्रयोग, यानी कि अगर सस्य विज्ञान के अंदर फसल अपन ले रहे तो उसको लेने के लिए नए नए प्रकार के उपकरण जो है विकसित किए जा रहे हैं। और पहले अगर अपन बात करें, आज से कई सालों पहले बात करें तो इतने सारे उपकरण नहीं थे कृषि के अंदर, लेकिन समय के साथ कृषि के अंदर उपकरणों का उपयोग बढ़ता गया, मशीनीकरण का प्रयोग बढ़ता गया। तो ये किस वजह से हो पाया है? फसल उत्पादन अपन ले रहे तो समय के साथ वैज्ञानिकों ने देखा कि इस कार्य को अपन किस प्रकार से अलग वे में कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आप जानते हो कि मजदूरों की बड़ी कमी रहती है, तो वहां पे कृषि मशीनीकरण का महत्व वहां पे बढ़ा है। तो कृषि मशीनीकरण में भी इसका स्कोप है एग्रोनॉमी का। मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए भी सस्य विज्ञान का बड़ी महत्वता है, या स्कोप उधर भी है, क्योंकि पारिस्थितिकी संतुलन, पारिस्थितिकी की बात करें, वहां पे बहुत सारे जीव जंतु, जैसे अपन भी एक जीव जंतु है, तो अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या चाहिए? अपने को अनाज चाहिए, आपको दाल चाहिए, आपको तेल चाहिए, तो वो कहां से मिलेगा? फसलों से मिलेगा, तो अपना जीवन चलेगा, और इस प्रकार से पारिस्थितिकी बनी रहेगी। तो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के अंदर भी जो है सस्य विज्ञान उसको बढ़ावा देता है, इसका कार्य क्षेत्र है पारिस्थितिकी का, ये सस्य विज्ञान का। तो ये कुछ जो पॉइंट्स थे ये आपके सामान्य सस्य विज्ञान से रिलेटेड थे कि भाई सस्य विज्ञान क्या है, उसके बाद सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या है, सस्य विज्ञान की परिकल्पना कैसे आई है, उसके बाद सस्य विज्ञान के विषय कौन कौन से इससे रिलेटेड करते हैं, कौन सी भाषा से कौन सा शब्द उत्पत्ति हुआ है, इसके बाद सिद्धांत क्या है और सस्य विज्ञान का स्कोप क्या है, ये आज अपन ने आज की क्लास के अंदर देखा है। इसके बाद अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।